हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था वयस्क मताधिकार के पक्ष में तर्क। अब आइए हम अध्ययन करते हैं कि भारत में महिलाओं को मताधिकार कब मिला। भारत में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? केवल भारत में ही नहीं, विश्व के अधिकांश देशों में, प्रारंभिक परिस्थितियों में किसी भी देश में जो महिलाओं को मत देने का अधिकार जो है प्राप्त नहीं था। केवल पुरुषों को ही एक निश्चित आयु के बाद मत देने का अधिकार जो है प्रदान किया गया था। लेकिन धीरे धीरे महिलाओं ने अपना परिश्रम किया, क्रांति किया, आंदोलन किया और राजनीतिक सत्ता में या राजनीतिक अधिकार को प्राप्त करने में जो है कदम आगे बढ़ाया और उन्हें धीरे धीरे जो सफलता जो है मिलती गई। तो इस आधार पर आइए देखते हैं। देखिए कि भारत मताधिकार से संबंधित एक महत्वपूर्ण पहलू महिला मताधिकार का है। मताधिकार से संबंधित एक महत्वपूर्ण पहलू जो महिला मताधिकार का जो देखने को मिलता है। आरंभ में कई देशों में महिलाओं को मत देने का जो है अधिकार प्रदान नहीं था या अधिकार नहीं था। मत देने का जो अधिकार प्राप्त नहीं था, अर्थात उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था, उन्हें वोट देने का जो अधिकार प्राप्त नहीं था। सबसे पहले 1893 में, ठीक है, अब 1893 में महिलाओं को मताधिकार प्रदान जो है किया गया। सबसे पहले 1893 में जो है किसको प्रदान किया गया? महिलाओं को जो है मत देने का अधिकार जो 1893 में न्यूजीलैंड में महिलाओं को मत देने का जो अधिकार प्रदान किया गया। 1893 में न्यूजीलैंड में जो है महिलाओं को मताधिकार जो है प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन में या बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे पहले जो है कब और कहां महिलाओं को मत देने का अधिकार जो है प्रदान किया गया। मेरे प्यारे बच्चे याद कर लीजिएगा, सबसे पहले 1893 में न्यूजीलैंड में महिलाओं को मताधिकार जो है प्रदान किया गया। 1919 में ब्रिटेन व भारत में, 1919 में ब्रिटेन व भारत में जो महिलाओं को मत देने का अधिकार जो प्रदान किया गया। यह क्वेश्चन बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्न में आपके क्वेश्चन पेपर में आता है कि भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब प्रदान किया गया। याद रखिएगा, 1919 में भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार जो प्रदान किया गया। 1920 में अमेरिका में, 1971 में स्विट्जरलैंड में तथा 2011 में सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार जो है प्रदान किया गया। वर्तमान समय में सभी देशों में महिलाओं को मत देने का अधिकार जो है प्राप्त है। आज वर्तमान समय में सभी देशों में जो है महिलाओं को भी मत देने का अधिकार जो है प्रदान कर दिया गया है। आइए आगे चलते हैं। दिया है, क्या मतदान का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? उस क्वेश्चन है कि क्या मतदान का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? ठीक है, मतदान का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में वर्णित नहीं किया गया है। लेकिन देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में 18 वर्ष की आयु के सभी महिलाओं और पुरुषों को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार प्राप्त है। भारत में मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में 18 वर्ष की आयु के सभी नागरिकों को, चाहे वह महिला हो अथवा पुरुष हो, को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार जो है प्राप्त है। भारत में मतदान का अधिकार जो क्या है? संवैधानिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट किया है
क्या चुनाव लड़ने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है? क्या चुनाव लड़ने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है? भारत में चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। भारत में जो चुनाव लड़ने का अधिकार है कौन सा अधिकार है? एक राजनीतिक अधिकार है, परंतु इसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है, अतः यह एक संवैधानिक अधिकार नहीं है। ठीक है, भारत में चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, परंतु इसका उल्लेख भारत के संविधान में जो है नहीं किया गया है, अतः यह एक क्या है? संवैधानिक अधिकार नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों टॉपिक्स को भारत में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? क्या मतदान का अधिकार एक नैतिक अधिकार है? क्या चुनाव लड़ने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है? को अपने नोट्स के कॉपी में तैयार कर या अथवा लिख कर अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। आइए आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय निर्वाचन प्रणाली की विशेषताएं। भारतीय निर्वाचन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं? भारतीय निर्वाचन प्रणाली जो है पूरे देश की चुनाव प्रणाली को संचालित करने का जो है कार्य करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला दिया है एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। क्या दिया है? एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। भारतीय निर्वाचन प्रणाली जो है एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का सीमांकन करके उसका निर्वाचन प्रक्रिया जो संपन्न करवाता है। ठीक है, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का तात्पर्य क्या है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से, ठीक है, एक निर्वाचन क्षेत्र से, ठीक है, जो कई प्रतिनिधि उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं, इसमें से केवल एक ही उम्मीदवार जो विजयी घोषित किया जाता है, अर्थात एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य जो है विजयी घोषित होता है, वही निर्वाचन क्षेत्र का जो है विधायक अथवा सांसद होता है। दूसरा दिया है गुप्त मतदान प्रणाली। क्या दिया है? गुप्त मतदान प्रणाली। भारतीय निर्वाचन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है गुप्त मतदान प्रणाली। यहाँ पर प्रकट मतदान प्रणाली को नहीं अपनाया जाता है। प्रकट मतदान प्रणाली के तहत कई बाधाएं आती हैं कि जब आदमी जो सामने खड़ा होकर के और प्रकट होकर के अपना मत देता है और मत देते समय उसके सारे लोग देखते हैं कि किसको वोट देता है, किसको वोट नहीं देता है। ऐसे परिस्थिति में वो स्वतंत्र अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाता। किसी धनी आदमी के दबाव के कारण या किसी शक्तिशाली व्यक्ति के दबाव के कारण या भय के कारण अपना मत दे देता है। ठीक है, तो यह प्रणाली उचित नहीं है। इसलिए हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रकट मत प्रणाली के स्थान पर गुप्त मत प्रणाली को जो अपनाया गया है। इसको अपनाया गया है, गुप्त मत प्रणाली को अपनाया गया है कि वहाँ कोई भी नागरिक अपने व्यस्त मताधिकार आयु के आधार पर जब मत देने जाता है तो मत देते समय वह गोपनीय रख करके अपना मत देता है। वह किसको मत देता है किसी को पता नहीं चलता है, जिससे स्वतंत्र विचार का प्रकट हो जाता है। उसका अपने स्वतंत्र स्वरूप में चुनाव के तहत अपने मतों का प्रयोग करता है और जिसको स्वतंत्र स्वरूप में चाहता है उसी को मत देता है, किसी के दबाव अथवा भय के कारण मत नहीं देता है। तो यह भारतीय निर्वाचन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता देखने को मिलती है कि गुप्त मतदान प्रणाली की जो सही स्वरूप में जो व्यवस्था की गई है। तीसरा दिया है संयुक्त निर्वाचक मंडल के साथ कमजोर वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण। तीसरी विशेषता है संयुक्त निर्वाचक मंडल के साथ कमजोर वर्गों के लिए स्थानों का क्या है? आरक्षण है कि संयुक्त निर्वाचन मंडल जो कमजोर वर्ग के लोग हैं या जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, हमारे भारतीय निर्वाचन प्रणाली के तहत उस वर्ग समुदाय के लोगों के लिए चुनाव प्रक्रिया के समय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए उनके लिए सीट आरक्षित कर दी गई है। उस आरक्षित सीटों पर उसी वर्ग समुदाय अथवा अल्पसंख्यक वर्ग के लोग ही उम्मीदवार के रूप में चुनाव के मैदान में खड़े होकर के चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए देखिए दिया है मूल संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए
15%, अनुसूचित जातियों के लिए कितना प्रतिशत? 15% तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% स्थान जो क्या किए गए हैं? आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो अथवा लोकसभा का चुनाव हो, इस चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत जो है मूल संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% स्थान जो आरक्षित किए गए हैं। और इस आधार पर शासन के कार्यों के बीच में जो अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि जो है भाग लेते हैं और अपने अल्पसंख्यक वर्ग के विकास के लिए, अपने गरीब लोगों के विकास के लिए, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए जो सरकार के समक्ष प्रश्न रख करके उनके विकास के नियमों को, कार्यक्रमों को, योजनाओं को तैयार करा करके उनके व्यक्तित्व के विकास में सहयोग देने का जो है कार्य करते हैं। तो इस स्वरूप में संयुक्त निर्वाचन मंडल के साथ कमजोर वर्गों के लिए स्थानों का क्या है? आरक्षण की जो है व्यवस्था की गई है। अब चौथा दिया है, देखिए, चुनाव के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। चुनाव के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। भारतीय निर्वाचन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता देखने को मिलती है कि चुनाव के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। यह स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, ठीक है, किसी भी राजनीतिक दल के दबाव में रहकर के कार्य नहीं करता और न ही किसी सरकार के दबाव में रहकर के कार्य करता है। वह सरकार और अन्य संगठनों से अलग स्वतंत्र होकर के कार्य करता है, किसी के अधीन रहकर के कार्य नहीं करता है। ठीक है, जिस प्रकार से न्यायपालिका किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं करती, कि उसी स्वरूप में जो चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग जो है स्वतंत्र होकर के कार्य करता है, सरकार के अधीन रहकर के कार्य नहीं करता। ठीक है, इसकी अपनी कोई कर्मचारी नहीं है, लेकिन सरकार अपने कर्मचारियों को चुनाव के समय चुनाव आयोग में कार्य करने के लिए या भेजने के लिए पूरा क्या है? बाध्य है। उस समय में कर्मचारी सरकार के कार्यों के अधीन रहकर के कार्य नहीं करते, बल्कि निर्वाचन आयोग के अधीन जो रहकर के जो कार्य करते हैं। तो इस स्वरूप में चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया है और इस स्वरूप में केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग जो दोनों का गठन हमारे भारत सरकार के अंतर्गत जो किया गया है और दोनों के अध्यक्षों की जो नियुक्ति भी की जाती है, जो हमारे भारतीय निर्वाचन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता जो है मानी जाती है। अब दिया है निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालियां। निर्वाचन के लिए जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भी अपनाई गई है। ठीक है, इसमें दो तरह से निर्वाचन प्रणाली होती है। पहला, जो सबसे आगे है वही जीता प्रणाली। ठीक है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष में पहला दिया है जो सबसे आगे है वही जीता प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका तात्पर्य क्या है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से, ठीक है, एक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कई उम्मीदवार जो चुनाव के मैदान में खड़े होते हैं। ठीक है, और जनता अपने मताधिकार आय के आधार पर इनको जो है मत देने का कार्य करती है। क्या करती है? मत देने का कार्य करती है। और इन सदस्यों में से जो सदस्य सबसे अधिक मत को प्राप्त करता है, सबसे अधिक मत को जो है प्राप्त करता है, वही जो है विजयी होता है। वही क्या होता है? विजयी होता है। ठीक है, तो उसी को हम जो सबसे आगे है वही जीता प्रणाली या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के जो है नाम से जानते हैं। इस स्वरूप में हमारे भारत देश में विधानसभा के चुनाव में, संसद के लोकसभा के चुनाव में तथा स्थानीय स्वशासन के चुनाव में इस प्रणाली को जो है अपनाया गया है। दूसरा दिया है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। क्या दिया है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व। देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट
सिस्टम, क्या दिया है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में कोई भी प्रत्याशी कुल मतों का बहुमत प्राप्त किए बिना ही चुनाव जीत सकता है। इस कमी को दूर करने के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, कौन सी पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को जो है अपनाया जाता है। इस पद्धति के अनुसार जिस दल को जितने मत प्राप्त होते हैं उसका प्रतिनिधित्व भी उसी अनुपात में होता है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रीत से होता है। इसके लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति जो है अपनाई जाती है। तो इस स्वरूप में मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय निर्वाचन प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हमने विस्तारपूर्वक चर्चा किया। इसको नोट्स के कॉपी में तैयार करके लिख करके याद कर लीजिएगा। आइए अब हम अध्ययन करते हैं भारत में चुनाव प्रक्रिया विभिन्न चरण। भारत में जो चुनाव प्रक्रिया संपन्न की जाती है, भारतीय चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया है। यह निर्वाचन आयोग केंद्र स्तर पर जो होता है उसको केंद्रीय निर्वाचन आयोग के नाम से जानते हैं, और जो राज्य स्तर पर है उसको राज्य निर्वाचन आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन दोनों निर्वाचन आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आइए इसके विभिन्न चरणों के बारे में हम अध्ययन करें कि भारत में चुनाव की प्रक्रिया किन किन चरणों के माध्यम से संपन्न की जाती है। देखिए दिया है, भारत में संसद व विधानमंडल के चुनाव के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसका अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत जो है कर सकते हैं। इस निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला दिया है चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन। सबसे पहले निर्वाचन आयोग जो चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन कराता है। ठीक है, वह सीमांकन की प्रक्रिया सीमांकन आयोग के द्वारा की जाती है। इसके द्वारा की जाती है, सीमांकन आयोग के द्वारा जो है की जाती है। सबसे पहले सीमांकन आयोग जो है अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की एक सीमावर्ती मैप तैयार करता है और उसका जो है अपना अलग जो है नाम देता है। जैसे लोकसभा का चुनाव, तो जैसे पडरौना लोकसभा, गोरखपुर लोकसभा, इसी तरह से विधानसभा में विधानसभा क्षेत्रों का सीमांकन, जैसे रामकोला विधानसभा, हाटा विधानसभा, इस तरह से अलग अलग सीमांकन क्षेत्रों का जो है नाम भी दिया जाता है। और उस सीमांकन क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, एक सीमांकन क्षेत्र के अंतर्गत हर राजनीतिक दल के अपने अलग अलग उम्मीदवार प्रतिनिधि के रूप में जो क्या होते हैं, खड़ा होते हैं, और जनता अपने वरिष्ठ मताधिकार आयु के आधार पर अपना मतदान करती है, और जो जिस नागरिक को सबसे अधिक मत प्राप्त होता है उस सीमांकन क्षेत्र का वही उम्मीदवार जो विजयी घोषित किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे रामकोला पडरौना संसदीय क्षेत्र को ले लीजिए। पडरौना संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सभी राजनीतिक दलों के सदस्य उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं, और वहां उस सीमांकन क्षेत्र की जनता अपने वरिष्ठ मताधिकार आयु के आधार पर मतदान करती है, और जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होता है वही उस संसदीय क्षेत्र का सांसद अथवा लोकसभा का सदस्य जो है कहा जाता है, और वही संसद का प्रतिनिधित्व जो है करता है। ठीक उसी स्वरूप में विधानसभा को ले लीजिए। जैसे आपका रामकोला विधानसभा है, रामकोला विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और अन्य प्रतिनिधि चुनाव के मैदान में उतरते हैं। जो उम्मीदवार सबसे अधिक मत को प्राप्त करता है वही उस विधानसभा के क्षेत्र का जो है विधायक घोषित किया जाता है, वही विजयी घोषित किया जाता है, जिसको हम एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो है भारत में चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में पहला चरण आता है चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन। तो सीमांकन आयोग के द्वारा जो सबसे पहले सीमांकन क्षेत्रों का जो मैप तैयार की जाती है, और वहां उस अलग अलग सीमांकन क्षेत्रों
से उम्मीदवार अपने चुनाव जो लड़ने का कार्य करते हैं। दूसरा दिया मतदाता सूची, क्या दिया है? मतदाता सूची, ठीक है। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है जनगणना करा करके अपने मतदाता सूची को जो है तैयार किया जाता है और मतदाता सूची में जिस नागरिक का नाम रहता है वही उसे ही मत देने का अधिकार भी जो है प्राप्त होता है और मतदाता सूची में उसका नाम नहीं है तो मत देने का अधिकार उसको जो है प्राप्त नहीं है। इस स्वरूप में जब भी कभी गणना होती है तो गणना के पश्चात स्पष्ट पारदर्शिता रूप में अपनी मतदाता सूची को जो है तैयार कर लिया जाता है। मतदाता सूची तैयार करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वर्तमान समय में जो पुराने मतदाता सूची में जितने नागरिकों का नाम था उसमें से कितने नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है, कितने पागल हो चुके हैं या कौन ऐसे नागरिक हैं जो मत देने का अधिकार में प्राप्त नहीं है, उनको मतदाता सूची के नाम से उनको हटा दिया जाता है और गणना के अनुसार नए उम्मीदवारों का नाम जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है उनका नाम जो मतदाता सूची में अंकित कर ली जाती है। तो इस स्वरूप में स्पष्ट रूप से जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची को जो है तैयार कर लिया जाता है। तीसरा दिया चुनाव अधिसूचना, क्या दिया है? चुनाव अधिसूचना। संसद की चुनाव अधिसूचना जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा ही चुनाव अधिसूचना को जारी कर दी जाती है और तभी से निर्वाचन आयोग जो है अपने चुनाव प्रक्रिया के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना शुरू कर देता है और उसी समय तत्काल चुनाव आचार संहिता को भी लागू कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? चुनाव आचार संहिता को भी लागू किया जाता है ताकि जो भी जिसके द्वारा भी कार्य किया जाए चुनाव आचार संहिता का पालन करते हुए कार्य किया जाए उसका उल्लंघन न किया जाए और उसी समय से जब चुनाव अधिसूचना जारी कर दी जाती है तो निर्वाचन आयोग अपने चुनाव की प्रक्रिया के कार्यक्रमों को प्रारंभ कर देता है अर्थात पूरे देश में चुनाव की बिगुल बच जाती है। चौथा दिया है नामांकन तथा नाम वापसी। चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवारों को एक निश्चित तिथि पर जो है अपना नामांकन करना पड़ता है, ठीक है, अपना पर्चा दाखिला करना पड़ता है, अपने सारे कागजातों के साथ सारी शर्तों को पूरा करते हुए चुनाव आयोग के द्वारा दिए गई योग्यताओं को निर्धारित करते हुए, ठीक है, वे अपने नामांकन करते हैं, अपना पर्चा दाखिला करने का कार्य उम्मीदवारों के द्वारा संपन्न कर दी जाती है। उसके बाद उस निर्वाचन आयोग के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा नामांकन पर्चा दाखिला का जांच पड़ताल किया जाता है और जो सही पाया जाता है उसकी एक सूची जारी की जाती है। सूची जारी होने के बाद, ठीक है, उसमें से उसके बाद एक निश्चित तिथि पर नाम वापसी का तिथि रखा जाता है, डेट रखा जाता है। जो उम्मीदवार बिना सोचे समझे नामांकन कर दिया, पर्चा दाखिला कर दिया, लेकिन बाद में सोचता कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे या किसी के दबाव के कारण चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, तो एक निश्चित तिथि के बाद वह अपने पर्चे को क्या कर लेता है? वापसी कर लेता है, वापस ले लेता है। तब जाकर के पुनः निर्वाचन आयोग एक बार पारदर्शिता स्वरूप में अंतिम लिस्ट जो जारी करती है और उसमें सभी प्रत्याशियों का नाम जो क्या होता है? अंकित होता है और तब उसके बाद उनका नाम बैलेट पेपर पर चुनाव मत पत्रों पर जो अंकित कर दिया जाता है और तब जाकर के जो अगली प्रक्रिया को संपन्न की जाती है। इस स्वरूप में नामांकन और नाम वापसी के बाद अब प्रत्याशियों का अगला कार्यक्रम आता है चुनाव का प्रचार। क्या आता है? चुनाव का प्रचार। चुनाव का प्रचार करने के लिए प्रत्याशियों को 14 दिन का समय दिया जाता है। कितने दिन का समय दिया जाता है? 14 दिन का। 14 दिन तक प्रत्याशी अपनी आचार संहिता के नियमों का पालन करते हुए, ठीक है, शांति स्वरूप में अहिंसात्मक रूप से अपना प्रचार प्रसार जो है कर सकता है, अपनी भाषण दे सकता है और चुनाव के नियमों का भी पालन कर सकता है और इस स्वरूप में जनता से अपने मतों को प्राप्त कर सकता है, जनता के समक्ष अपनी बातों को रख करके उनसे आग्रह निवेदन कर सकता है और मतों का जो प्रचार प्रसार कर सकता है। साथ ही यह भी है चुनाव प्रचार के बाद
कि जिस दिन से मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी, मतदान के तिथि से 48 घंटे पूर्व, कितने घंटे पूर्व? 48 घंटे पूर्व जब प्रचार प्रसार का कार्यक्रम बंद कर दिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह कभी कभी क्वेश्चन पेपर में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चुनाव प्रचार मत की तिथि से कितने दिन या कितने समय पहले जब बंद कर दी जाती है। याद रखिएगा, मतदान के तिथि से 48 घंटे पूर्व जब उसको क्या कर दिया जाता है, प्रचार प्रसार को बंद करा दिया जाता है। छठवां दिया है मतदान, ठीक है। उसके बाद एक निश्चित तिथि पर जब मतदान कराई जाती है, जगह जगह पर बूथ जो बना दिए जाते हैं, वहाँ पे सुरक्षा अधिकारियों को लगा दी जाती है और चुनाव कराने से संबंधित सभी अधिकारियों को समय अनुसार वहाँ पहुँचा दिया जाता है। और इस स्वरूप में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने का उस बूथ का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसको हम पीठासीन अधिकारी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पीठासीन अधिकारी के नाम से जानते हैं। इस स्वरूप शासन प्रशासन के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से शांतिमय परिस्थितियों में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान जो है कराई जाती है और नागरिक गुप्त मतदान के माध्यम से निष्पक्ष भाव से अपने स्वतंत्र मत का जो प्रयोग करके अपने उम्मीदवार को चुनने का जो कार्य करता है। जब मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो चुनाव प्रक्रिया का अंतिम चरण आता है मतगणना। क्या आता है? मतगणना। तब जाकर के एक सुव्यवस्थित स्थान पर सभी मत पत्रों को इकट्ठा कर ली जाती है और एक निश्चित तिथि पर चुनाव आयोग के द्वारा मतगणना की तिथि और समय निर्धारित कर दी जाती है और निर्धारित करने के बाद मतों की गणना जो है प्रारंभ कर दी जाती है। ठीक है, चुनाव परिणामों और मतों की गणना प्रारंभ कर दी जाती है। जो उम्मीदवार सबसे अधिक मत को प्राप्त करता है वही विजयी घोषित होता है। इस स्वरूप में चुनाव परिणामों की आधिकारिक घोषणा, ठीक है, चुनाव परिणामों की आधिकारिक घोषणा रिटर्निंग ऑफिसर, इसके द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जो है की जाती है। चुनाव परिणामों की आधिकारिक घोषणा जो रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जो है की जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में चुनाव प्रक्रिया और विभिन्न चरण, ठीक है, चुनाव प्रक्रिया इन विभिन्न चरणों के माध्यम से जो संपन्न की जाती है और पूर्णतः पारदर्शिता होती है। निर्वाचन आयोग पूर्णतः स्वतंत्र और निष्पक्ष भाव से कार्य करता है और इस तभी जाकर के भारत का लोकतंत्र विश्व का एक विशाल लोकतंत्र के रूप में जो कार्य करता है और पारदर्शिता जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में चुनाव प्रक्रिया को जो विभिन्न चरणों के माध्यम से अपने कॉपी में इसका नोट्स लिख करके अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण है। शेष हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।